से एलपीजी लेकर या क्रूड लेकर कोई जहाज आ रहा है, भारतीय जहाज, उसको सुरक्षा देने में वो सक्षम है और इसीलिए इंडियन नेवल शिप वहां पर तैनात किया गया है। इंडियन नेवी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की इमरजेंसी ना हो। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले आधे घंटे लगातार हम उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आईएनएस त्रिशूल और कोलकाता की तैनाती कितनी जरूरी थी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास और किस तरह से भारतीय जहाजों को ये सुरक्षा प्रदान करेगी। स्वागत कीजिए, मेरे साथ जयेश सोढ़ी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। श्रुति दास गुप्ता भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही, विदेशी मामलों की जानकार है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोनी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस त्रिशूल, जिस तरह की डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं, इनसे क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जो पूरा वो दायरा है वहां पर इंडियन नेवल शिप क्या सुरक्षा दे पाएगी, जो जहाज एलपीजी लेकर आ रहे हैं या क्रूड लेकर आ रहे हैं या भी जरूरत की वो चीजें जो गल्फ से हमारे देश में आ रही हैं? सर जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई भी हमारी मर्चेंट नेवी की शिप की जो सुरक्षा है वो तभी हो सकती है जब ईरान पूरी तरह लिखित में दे कि वो कोई इन जहाजों पे हमला नहीं करेगा। कल ही ईरान के विदेश मंत्री ने साफ बयान दिया है कि जो देश हमारे दोस्त हैं हम उन पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो देश हमारे दुश्मन हैं हम उन पे हमला करेंगे। तो इस वक्त इजराइल और अमेरिका तो है ही है ईरान के कट्टर दुश्मन, बाकी जो जो देश ईरान के साथ हैं, अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, उनके लिए तो कठिनाइयां बहुत है। जहां तक बात है हमारे युद्धपोत का वहां पे सुरक्षा देना, देखिए ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स मामला होता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी जहाज की मैं सुरक्षा नहीं दे सकता हूं, जबकि अमेरिकी नौसेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना है, तो ये दर्शक समझ गए होंगे कि ये काम बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां पे हमारे 2 फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉयड हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से थोड़ा सा दूर है। तो डेफिनेटली जब भारत की और जो भी मर्चेंट नेवी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलेंगी तो उसकी सुरक्षा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ निकलने के बाद से लेके भारत तक डेफिनेटली हम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर करना तो बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वहां पे तो मिसाइलें कहां से गिरी हैं, पानी के ड्रोन्स, ये अंडर वाटर ड्रोन्स कहां हैं, सी माइंस कहां हैं। तो डेफिनेटली हम सुरक्षा दे सकते हैं जब ये पानी के जहाज आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर निकल आए। ऑलराइट सर, श्रुति मैम भी मेरे साथ है। श्रुति मैम, बहुत क्रूशियल हो जाता है जिस तरह से, एक तरह से भले दुनिया कह रही हो लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत ही है कि हमारे बहुत सारे शिप्स अभी ऑन इन रूट हैं इंडिया आने के लिए। शिवालिक पहुंच चुका है और भी बहुत सारे शिप्स अभी जो आने हैं, एक मुंद्रा पोर्ट पहुंचा है, अभी रास्ते में 2 शिप और हैं। ये जिस तरह की सहमति बनी, क्योंकि पहले ईरान ने कहा कि हम सबके शिप्स को मारेंगे, हम सबको मारेंगे जो भी अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे साथ खड़े नहीं हैं, चाहे वो खाड़ी देशों के शिप हो या ईस्टर्न हेमिस्फीयर की कोई भी कंट्री के शिप जा रहे हो। क्या ये अभी जो इंतज़ाम हुआ है ये परमानेंट इंतज़ाम नहीं है? क्योंकि ईरान कभी भी अपनी डील चेंज कर सकता है भारत के साथ। अब ये माने कि ये जो बंदोबस्त हुआ है ये परमानेंट है या टेम्परेरी है मैम आपके लिहाज से? नहीं, ये अरेंजमेंट शिप टू शिप बेसिस चल रहा है। हमारी एमईए ने भी इसका एक जिक्र किया है कि हमारे 22 कैरियर्स वहां अटके हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, और वो सबको सबको क्लियर करने की बात नहीं हुई है। कुछ कुछ जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमारी एमईए ने उनके साथ बात करके उसकी क्लियरेंस निकालने की कोशिश करी है। ये ब्लैंकेट वो नहीं है, पासेज नहीं है फॉर इंडियन शिप्स। तो ये हमें नहीं मानना चाहिए। जो आपने शुरुआत में कहा था कि उन्होंने किसी को भी पार नहीं करने दिया था, उस समय की अगर आप दशा देखेंगे, ईरान का बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट हुई थी। एकदम पावर वैक्यूम जो हम बात कर रहे थे वो हो चुका था। मोज़ैक डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्शन में आ चुका था। तो जो उनकी इंडिपेंडेंट उस समय टुकड़ियां थी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की लिस्ट हिट लिस्ट लेकर बैठी थी, तो उनको जो आदेश दिए गए थे वो उन पे काम कर रहे थे। अब जो मुझे युद्ध का जो रुख दिख रहा है उसके अंदर ये दिख रहा है कि फिर से थोड़ी बहुत कमान संभाल ली गई है, कनेक्शंस बिल्ड कर दिए गए हैं। इसीलिए जब इंस्ट्रक्शंस पास की जा रही है कि भाई फलाना टैंकर को निकलने दीजिए, चाइनीज के भी निकले हैं एक आधे टैंकर्स, तो ये फलाना टैंकर को जाने दीजिए या इस टैंकर को जाने दीजिए, तो वो उस छोटी टुकड़ी तक इंफॉर्मेशन जा रही है और वो उस आज्ञा उस आदेश का पालन भी कर रहे हैं। तो जो ईरान की स्थिति थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्थिति थी, तो शुरुआत से लेकर अब तक जो हम ट्रांजिशन देख रहे हैं कि पहले किसी को नहीं, और अब जो बोल रहे हैं कि सिर्फ यूएस और यूरोप जो हमारे दुश्मन देश है उन्हीं के ऊपर हम अटैक करेंगे, बाकी सब लोग जा सकते हैं। पर
कोई भी जाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि दो कारण है। एक तो क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी फ्लैगशिप को वो पासेज मिलेगी कि नहीं, क्योंकि शुरुआत में इतनी हबड़ तबड़ मची थी। खुद ही अपना टैंकर भी उन्होंने फोड़ लिया था, जो चाइना की तरफ जाना था। तो शैडो फ्लीट का अपना एक टैंकर फोड़ा था उन्होंने। तो लोग उससे भी घबराए हुए हैं। और दूसरा जो है, लॉयड्स ऑफ लंदन ने जो इंश्योरेंस पुल करी हुई है, उसके चक्कर में जो आपका कैरियर का जो सामान है, उनके जो लोग हैं, आपके शिपमेंट हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं लेने को तैयार है। यूएस ने अपनी एक गारंटी जरूर इशू करी है, पर उस गारंटी के ऊपर कोई चलना नहीं चाहता, क्योंकि ट्रंप की बात का वजन आजकल के दिन में थोड़ा सा हल्का पड़ा हुआ है। तो ऑल इसीलिए राइट जो मैम, लॉयड्स ऑफ लंदन ने इंश्योरेंस पुल करी है, इसलिए भी लोग घबरा रहे हैं। ठीक है। अब बड़ी बात ये, सोनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उस मसले की भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप साहब ने किस तरह से इस पूरे मामले में स्ट्रेस पैदा किया है। श्रुति जी भी मेरे साथ हैं, सोनी साहब भी मेरे साथ हैं, लेकिन उससे पहले कि हम इस कंटेंट पर जाएं, हम अपने पैनल से सवाल पूछें। कुछ कंटेंट आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। बड़ी बात यह भी है कि इस समय जो सिचुएशन वर्ल्ड वॉर की बन रही है, उसके बाद ये ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ट्रंप साहब अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी देखा जाए तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट का इलाका है, वहां पर भी वो लोगों से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें, जो मेरे पड़ोसी देश हैं या जो मेरे अलाइज हैं, वो कम से कम हॉर्मुज के लिए हमारे साथ आए। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने मना कर दिया। एक ग्राफिक के जरिए आपको हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आने वाले वक्त में ये सिचुएशन ज्यादा टेंस और कड़ी होने जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं ट्रंप का किस तरह से जो वर्ल्ड वॉर का प्लान है, वो किस तरह से बहुत मुश्किल पैदा करने जा रहा है। और वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिस तरह से आने वाले वक्त में ट्रंप साहब मदद मांग रहे हैं, जिस तरह से आने वाले वक्त में ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो अकेले पड़ गए। लेकिन बड़ी बात यह भी है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन से देश को अपने अपने फायदे के लिए, अपने नफे के लिए ट्रंप साहब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, समझिए। ईरान युद्ध का मौजूदा असर जो है, क्षेत्रीय अस्थिरता दिखाई दे रही है और आर्थिक संकट, ये दोनों बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। जो उनका वर्ल्ड वॉर 3 का प्लान है वो एक्सपोज हो गया है। अब समझिए, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध का जो तीसरा हफ्ता है वो लगातार जारी है, और ये तीसरा हफ्ता जो आप देख रहे हैं चलता हुआ, ये बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है। हर दिन जंग भयंकर होती जा रही, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, दुनिया पर तेल का संकट बढ़ता जा रहा है। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन चाहते हैं, लेकिन सहयोगी देशों ने ट्रंप की अपील को सिरे से नकार दिया है। जी हां, ट्रंप पर ईरान पर युद्ध थोपने का आरोप लग रहा है और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। और ट्रंप कह भी रहे हैं कि आने वाले वक्त में सिचुएशन और टेंस हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला नहीं बोला तो तीसरा विश्व युद्ध तय था। यानी ट्रंप यह कह रहे हैं कि उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर की गहराती आशंका को खत्म कर दिया है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अलग ही हालत स्थिति बनती जा रही है। ईरान पड़ोसी अरब देशों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। अगर अरब देशों ने ईरान पर पलटवार करना शुरू कर दिया तो सोचिए, जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए ट्रंप साहब जी जान से कोशिश कर रहे हैं, उसे रोकने का दावा कर रहे हैं, क्या वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हो जाएगा? ईरान युद्ध का मौजूदा असर क्या पड़ रहा है, आपको ग्राफिक के जरिए हम बताने जा रहे हैं। समझिए कि ट्रंप साहब का जो वर्ल्ड वॉर का था मामला, वो एक्सपोज हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं पीछे। अब समझिए कि किस तरीके से आने वाले वक्त में स्थितियां इतनी मुफीद नहीं रहने वाली हैं। क्षेत्रीय स्थिरता क्या, आइए फटाफट आपको ग्राफिक बताते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में आपको बता दें, क्षेत्रीय स्थिरता क्या है और किस तरह से उसे लेकर मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं। ट्रंप के हमले का मकसद क्या है, वो भी हम आपको समझाने जा रहे हैं। ट्रंप का लक्ष्य क्या है, वो भी आपको बता देना। ग्राफिक के जरिए, बिग वॉल पर ग्राफिक्स आने वाले, उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि ठीक है, समझिए कि ट्रंप का जो सत्ता परिवर्तन का खेल है वो लगातार बहुत मुश्किल होता जा रहा है। शासन परिवर्तन की कोशिश अभी तक नाकाम रही है। वहां पर इतने सारे हमले हो गए, लेकिन अभी तक खामनेई साहब की जगह कौन बैठने वाला था, इसके लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। खामनेई के बेटे हालांकि कोमा में है, पैर में चोट लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी वहां पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, श्रुति मैम भी हैं, सोनी साहब भी मेरे पास हैं। सोनी सर, मुझे एक बार बताइए कि बिना बूट्स ऑन ग्राउंड गए ये कैसे पॉसिबल है कि आप वहां पर सत्ता परिवर्तन करा दें? क्योंकि खामने की जो रेजिम है, वो रेजिम इतनी खतरनाक तरीके से उनके नस में, वेन्स के अंदर बैठी हुई है। और ट्रंप साहब ने इतना हो हल्ला हुआ, इतनी बर्बादी हुई, इतने हमले हुए, लेकिन अभी भी खामनेई डायनेस्टी ही वहां पर है। वो कैसे हटेगी बिना बूट्स ऑन ग्राउंड गए, बिना ग्राउंड ऑपरेशन में? कैसे आप इंश्योर करेंगे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए? अमित जी, दुनिया के इतिहास में वायुसेना पहली बार इस्तेमाल हुई थी पहले विश्व युद्ध में 1915 में। राइट सर। और तब से लेके आज तक कभी इतिहास में ऐसा एक केस भी नहीं है जहां पे किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन वायुसेना के जरिए किया हो। तो जब तक वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका नहीं भेजेगा,
वहां पे सत्ता परिवर्तन नामुमकिन है। मैं दशकों को एक साधारण सैनिक गणित बताना चाहूंगा। हमें सेना की पढ़ाई में सिखाया जाता है कि अटैकर टू डिफेंडर रेशियो 3:1 होना चाहिए अगर मैदानी इलाके में जंग हो, और 9:1 होना चाहिए अगर पहाड़ी इलाके में जंग हो। ईरान की अगर हम ज्योग्राफी देखें, ईरान 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जाग्रोस पहाड़ियां, एल्बर्स पहाड़ियां और मकरान पहाड़ियां, और चौथी तरफ उसके समुंदर है जहां पे समुद्री तट उसका रॉकी है, यानी पथरीला है। बॉम्बे गोवा की तरह रेतीला समुद्री तट नहीं है ईरान का। अब सैनिक पढ़ाई से अगर हम देखें, ईरान के पास 6 लाख सैनिक हैं, और अमेरिका के पास आज की तारीख में 9.5 लाख सैनिक है, और इसराइल के पास 1.5 लाख सैनिक है। यानी इसराइल और अमेरिका के 11 लाख सैनिक के सामने इसराइल के पास 6 लाख, ईरान के पास 6 लाख सैनिक है। अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला करना है, उन्हें कम से कम 54 लाख सैनिक चाहिए वहां पे सफलता के लिए। अगर हम मान भी लें कि आज अमेरिकी सरकार और इजरायली सरकार आदेश देते हैं कि उनकी देश का हर युवा उनकी सेना में भर्ती होगा, तब भी 54 लाख सैनिक को कैसे बिछाएंगे ईरान में, जब ईरान अमेरिका से 11,500 किलोमीटर की दूरी पे है और इसराइल ईरान से 1600 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब तक अमित जी बूट्स ऑन ग्राउंड या वहां पे सैनिक नहीं उतरेंगे, सत्ता परिवर्तन कभी ईरान में हो ही नहीं सकता। ऑल राइट साहब, ठीक है। इससे पहले कि मैं श्रुति मैम के पास जाऊं, दर्शकों एक ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहते हैं कि कितनी बड़ी चुनौतियां ट्रंप साहब के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास कितना बड़ा चैलेंज है। ईरान वॉर में वो कूद तो गए हैं, लेकिन जिस तरह का क्लीन वो चाहते थे वो क्लीन हो नहीं पाया। जिस तरह की स्ट्रैटेजी वो लेकर उतरे थे वो हो नहीं पाया। ग्राफिक के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस ट्रंप साहब के पास है। उसके बाद मैं श्रुति मैम के पास जाऊंगा। जो है, ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने के लिए मदद मांगी है पूरी दुनिया से। कह रहे हैं कि भाई प्लीज मदद करिए, वो रूट बंद नहीं होना चाहिए, क्रूड की दिक्कतें पूरी दुनिया में हो जाएंगी। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाने की मांग की कि दुनिया भर के नेवल शिप्स आए, नेवीज आए और वहां पर ईरान के खिलाफ जंग करें, पायरेट्स के खिलाफ लड़ें। अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों ने साफ इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं भाई आपकी जंग है, आपकी लड़ाई है, प्लीज यू पुट योर शूज ऑन ग्राउंड, हम तो आपके साथ नहीं आने वाले। जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय देशों ने इनकार कर दिया क्योंकि दूसरे की जंग कोई अपने सर मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि पब्लिक को भी जवाब देना है। सहयोगी देश अमेरिका का थोपा गया युद्ध इसे बता रहे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो जंग है इजराइल अमेरिका ने शुरू किया, तो उन्हें ही खत्म करने की बात वो कह रहे हैं। और श्रुति मैम मेरे साथ लगातार बनी हुई है, उनके पास मैं जा रहा हूं। अप्रूवल रेटिंग भी घटी। श्रुति मैम, ट्रंप साहब के लिए एक मुश्किल की बात यह है कि वो फंस गए हैं कि पहले तो आप जंग में कूद जाते हैं, जब आग भड़कती है तो आप मदद मांगने लगते हैं। ये बात ठीक है कि ईरान शक्ति में, सामर्थ्य में, ताकत में इजराइल अमेरिका के कमजोर है, उनके अधीन है, लेकिन जिस तरह की जंग वहां पर हो रही है, कोई भी देश अपने सैनिक मरने के लिए वहां नहीं भेजना चाहता। तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना। मैम जी, आप सिर्फ सैनिक की बात कर रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई देश, अगर आप जैसे फ्रांस ले लें, इटली ले लें, स्पेन ले लें, इन सब देशों के अंदर मुस्लिमों की तादाद काफी ज्यादा है, और वहां पे अगर आपने ईरान के खिलाफ भेजी तो ये लोग स्ट्रीट्स पे उतर आएंगे। अगर आप फ्री पैलेस्टाइन वाले प्रोटेस्ट की बात देखें तो इन देशों के कितने बुरे हाल हुए थे, राइट्स हो गए थे इन देशों के अंदर। इनको कंट्रोल करना पड़ा था पुलिस के साथ। तो आप सिर्फ सैनिक की तरफ से देख रहे हैं, आप आइडियोलॉजिकली भी देखिए कि उन लोगों के देशों में अंदर इंटरनल प्रॉब्लम आ जाएगी, इंटरनल स्ट्राइफ हो जाएगी। और जिस तरह से यूएस सिटीजन्स को सिर्फ खाड़ी में नहीं, बाकी देशों में भी अब टेढ़ी आंख करके देखने पड़ रहे, उनकी सिक्योरिटी वो गारंटी नहीं कर पा रहे, जिस तरह से ज्यूज की नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से अब यूएस सिटीजन्स का भी ये हाल हो रहा है। चाहे आप पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे आप सऊदी अरेबिया देख लीजिए, जहां पे उनको गुहार लगानी पड़ी है कि सऊदी अरेबिया को कि प्लीज यूएस सिटीजन्स को आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, क्योंकि जो पब्लिक एंगर है वो अब उनकी नेशनल आइडेंटिटी के साथ लिंक किया जा रहा है। तो ये वाली एक एंगल भी जो है ये बाकी देश अवॉइड करना चाह रहे हैं कि भाई आपने ये युद्ध लड़ा तो हम आपके खिलाफ भी बोलेंगे। तो फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियंस, ये सब इससे दूर रहना चाह रहे हैं कि भाई हम इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं ले सकते, हम बोरोड डिप्लोमेटिक ट्रबल्स नहीं ले सकते, हमें नोबडी इज सपोर्टिंग ईरान, क्योंकि वो हम सबको पता है कि ईरान की रजीम कितनी फंडामेंटलिस्ट थी, कितनी कट्टरवादी थी, कितनी जालिम थी, ये सब हमें पता है। लेकिन कोई भी अमेरिका के साथ में नहीं खड़ा होना चाहता, क्योंकि अमेरिका जालिमों से लोगों को बचाने की बजाय किसी और तरीके का जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप ने, जब ब्रिटिश ने या किसी और ने हेल्प की, बोला था कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आएंगे, तब उन्होंने बहुत ही फ्लेग्रेंट एक
डायलॉग बोला था कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, ऐसे उन्होंने डायलॉग्स किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें जरूरत नहीं है, युद्ध तो हम जीत ही गए हैं, बस हम जीत ही गए हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। और फिर उन्होंने एक बार और अपना सामर्थ्य दिखाने की कोशिश करी कि हम करेंगे सब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से हम एस्कॉर्ट करेंगे। अब फाइनली उनको रियलाइज हुआ कि उनकी खुद की शिप्स भी सेफ नहीं है, तो वो अपनी शिप्स तो भेज नहीं पा रहे, तो बोले भाई जिन जिन को करना है अपनी अपनी शिप्स वो आ जाओ। साउथ कोरिया डिपेंड कर रहा है एनर्जी के लिए, चाइना डिपेंड कर रहा है एनर्जी के लिए, तो आओ और अपनी शिप से एस्कॉर्ट करके ले जाओ। उसके लिए भी कोई हिलने को तैयार नहीं है। वो बोला है कि भाई ईरान के इंटरनल सॉवरेन मैटर है, अगर वो चाहे तो वो रोक सकते हैं, वो उनके वाटर्स है। तो इसीलिए कोई आगे आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरी तरह से अपने पार्टनर नेशंस को लटकार मारी थी, टैरिफ वॉर्स खेले हैं। और ये एक तरीके से आप मान लीजिए यूरोप डिप्लोमेटिक बदला भी ले रहा है और ट्रंप को अपनी औकात भी दिखा रहे हैं कि हम जी आपके अधीन देश नहीं हैं जिस तरह से आपने सोचा था। आप उंगली उठाएंगे तो हम वहां उठ के नहीं चल के आ जाएंगे। तो एक तरह से बदला भी लिया जा रहा है, और इंडिया का जो ये ऑल राइट हमने मैम। जो अभी किया है उसको स्टडी भी किया जा रहा है कि किस तरह से डिप्लोमेटिक बैलेंस किया जाए। ठीक है श्रुति मैम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल दिस इनसाइट। कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाएंगे नहीं, खबरें लगातार जारी।